हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करेंगे डिविडेंड पॉलिसी, जिसके अंदर हम डिविडेंड का मीनिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिविडेंड पॉलिसी, उसको करेंगे। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? द टर्म डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी which is distributed by the company among its shareholder. It is the reward of the shareholder for investment made by them in the share of the company. जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको डिविडेंड के फॉर्म के अंदर रिटर्न मिलती है। डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है। शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है। जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट होता है, टैक्स देने के बाद कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, उसके बाद डिसाइड करती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड जो है देना है। जो कंपनी की नेट अर्निंग होती है टैक्स देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, रिटेन अर्निंग एंड डिविडेंड। कंपनी ने ये डिसाइड करना होता है कि कितना प्रॉफिट उसने अपने पास रखना है और कितना शेयर होल्डर को डिविडेंड की फॉर्म के अंदर देना है। जो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है वो लॉन्ग टर्म फिनांसिंग को भी इफ़ेक्ट करती है, वेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि अगर कंपनी जो है डिविडेंड शेयर होल्डर को ज़्यादा दे देती है तो कंपनी को कल को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसको एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और फर्म के जो डिसीज़न होते हैं डिविडेंड देने को, ये दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। एक है फर्म्स नीड फॉर फंड्स एंड सेकंड है शेयर होल्डर्स नीड फॉर इनकम। फर्म्स नीड फॉर फंड्स होता है कि अगर फर्म को लगता है कि लॉन्ग रन के अंदर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसके अंदर उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेसिस पे नेचुरली वो कंपनी को, अगर फ्यूचर के अंदर पैसे की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और तो वो डिविडेंड कम पे करेगी। सेकेंडली होता है कि हमारे शेयर होल्डर किस तरह के हैं। अगर हमारे शेयर होल्डर जो है यंग है, जो कैपिटल गेन के अंदर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वो चाहेंगे कि कंपनी जो है डिविडेंड पे ना करे, डिविडेंड को प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें। बट कई शेयर होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो विडोज़ होती हैं या रिटायर्ड पर्सन होते हैं या ओल्ड पर्सनस होते हैं, उनको रेगुलरिटी ऑफ इनकम चाहिए होती है, तो वो डिविडेंड को डिमांड करते हैं। फिर जो कंपनी है उसको एक सूटेबल डिविडेंड पॉलिसी बनानी पड़ती है। उसके अंदर कई फैक्टर्स होते हैं जो डिविडेंड को इफ़ेक्ट करते हैं। लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, फिनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। लीगल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर क्या है कि कंपनी एक्ट के अंदर 93, 205, 205A, 206 एंड 207 जो है कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को इफ़ेक्ट करती हैं। कंपनी एक्ट की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो एक कंपनी है, या तो वो अपने करंट ईयर के प्रॉफिट से पे कर सकती है या अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से पे कर सकती है, पर डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले उसको प्रॉफिट के अंदर से डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। या कई बार ऐसे भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी गारंटी के तहत कंपनी को मनी प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर से कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। सेकेंड फैक्टर जो है मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड ऑफ अर्निंग है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि अगर देखो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो ज़्यादा डिविडेंड दे सकती है, अगर कम प्रॉफिट है तो कम डिविडेंड देगी। ट्रेंड ऑफ अर्निंग का मतलब होता है कि अगर हमारी अर्निंग जो है रेगुलरली स्टेबल है या इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है तो भी कंपनी की पोजीशन अच्छी होती है, वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। तीसरा जो फैक्टर है डैट इज़ द डिज़ायर एंड टाइप ऑफ द शेयर होल्डर, कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी डिज़ायर क्या है, वो रेगुलर फॉर्म के अंदर डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं या चाहते हैं कि जो कंपनी है उसको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्वेस्ट करके उनके लिए मतलब शेयर की वैल्यू को इंक्रीज़ करे। या कई बार ऐसे भी शेयर होल्डर्स होते हैं जो चाहते हैं कि जैसे विडोज़ हो गई, ओल्ड पर्सनस हो गए, रिटायर्ड पर्सनस हो गए, उनकी ये डिज़ायर होती है कि उनको रेगुलरली मिलनी चाहिए। फिर है नेचर ऑफ़ द इंडस्ट्री। नेचर ऑफ़ द इंडस्ट्री भी जो है डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करती है। अगर इंडस्ट्री जो है वहाँ पे सेल जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है, स्टेबल है, इनकम भी स्टेबल है, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। जो इंडस्ट्री के अंदर सेल जो है इरेगुलर है, प्रॉफिट इरेगुलर है, वहाँ पे डिविडेंड की मात्रा कम हो सकती है।
और जो पुरानी कंपनी है वो न्यू कंपनी के मुकाबले में अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि जो न्यू कंपनी होती है वो अभी इस्टेब्लिशिंग मोड में होती है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सके। फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर कल को कंपनी को लगता है कि फ्यूचर के अंदर उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। कई बार गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी डिविडेंड को इफ़ेक्ट करती है। कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप इससे ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। कई बार इन्फ्लेशन भी जो है डिविडेंड को इफ़ेक्ट करती है। कई बार क्या होता है कि डेप्रिसिएशन के फॉर्म के अंदर जो कंपनीज होती हैं उनके पास इतने फंड्स नहीं होते जब उन्होंने पुरानी एसेट को रिप्लेस करना होता है, क्योंकि एसेट की कीमत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉफिट के अंदर से हिस्से को यूज़ करते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको होता है कि डिविडेंड जो है ज़्यादा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कल को कंपनी डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करती है और कल को कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसके अंदर से क्या होता है कि कंपनी को एक्सटर्नल फिनांसिंग करनी पड़ेगी, न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे या डेट लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि उनका कंट्रोल कम हो जाता है, उनकी अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाती है। कई बार जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनसे कंपनी ने लोन वगैरह लिया होता है वो पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि डिविडेंड पॉलिसी जो है इन्फ्लुएंस करती है। और अगर कंपनी की इनकम स्टेबल है, सेल्स स्टेबल है, उसके अंदर वो डिविडेंड पॉलिसी जो है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है। और लिक्विड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि देखो जो भी डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो विद इन 30 डेज़ के अंदर वो उनको पे करना होता है। और कंपनी की अगर लिक्विड पोजीशन स्ट्रांग नहीं है तो कंपनी को उस सिचुएशन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। उसी सिचुएशन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए जब कंपनी की कैश पोजीशन जो है, कंपनी के पास सफिशिएंट कैश होता है। उसके बाद है कि कंपनी जो है देखो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी भी अडॉप्ट कर सकती है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी भी अडॉप्ट कर सकती है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर भी अडॉप्ट कर सकती है, कांस्टेंट पे आउट रेशियो भी अडॉप्ट कर सकती है। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है कि जब हम रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रहे हैं, बिना किसी इंटरप्शन के हम हर साल डिविडेंड पे करते हैं, उससे कंपनी की इमेज भी अच्छी रहती है, शेयर होल्डर के अंदर भी उसकी गुडविल बनी रहती है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि या तो हम जैसे स्टेबल के अंदर क्या होता है अमाउंट पर शेयर फिक्स्ड होता है, जैसे 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे रहे हैं। कांस्टेंट पे आउट रेशियो के अंदर क्या होता है कि परसेंटेज फिक्स्ड होती है, जैसे 10%। वो डिपेंड करता है कि अगर हमारे प्रॉफिट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम है तो वो कम हो जाएगा। कई बार कंपनी ऐसे भी करती है कि पर शेयर फिक्स भी देती हैं, और अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो उसके अंदर से भी उनको कुछ हिस्सा देती हैं। इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है कि जब कंपनी जो है कभी डिविडेंड दे देती है, कभी नहीं देती। और नो डिविडेंड का पॉलिसी का मतलब होता है कि जब कंपनी कोई भी डिविडेंड जो है डिक्लेयर नहीं करती, कंपनी की पोजीशन ऐसी नहीं होती कि वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सके। फिर जो डिविडेंड जो है कैश के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। कंपनी के पास अगर कैश पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कंपनी जो है बॉन्ड डिविडेंड या शेयर के फॉर्म में भी डिविडेंड दे सकती है। प्रॉपर्टी डिविडेंड जो है इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये कैश के अलावा किसी और फॉर्म में ये प्रोवाइड किया जाता है। स्टॉक डिविडेंड भी जो है जब कंपनी को लगता है कि उसकी फाइनेंशियल कैश पोजीशन जो है, उसके पास कैश रिसोर्सेज नहीं है, तो वो बोनस इशू जो है वो कर देती है। थैंक यू फ्रेंड्स।